पाक के पेशावर में बड़ी सड़क दुर्घटना, खाई में गिरी बस, 30 लोगों की हुई मौत। आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। दस फरवरी को पीएम मोदी का यूपी दौरा। सुबह 10 बजे लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी पर राहुल गांधी के बोल पर सियासी बवाल। केशव प्रसाद बोले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वापस ले अपना बयान। तुर्की सीरिया में भूकंप की वजह से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पीड़ितों की चीख बयां कर रहे सारे हालात। दिल्ली में चुनाव पर आ जा सकता है फैसला। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आज होगी सुनवाई। मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव पर आ जा सकता है फैसला। दिल्ली मेयर चुनाव पर आ जा सकता है फैसला। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली मेयर चुनाव पर आ जा सकता है फैसला। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली मेयर चुनाव पर आ जा सकता है फैसला। और इस खबर पर आगे बातचीत करें उससे पहले आपको ले चलते हैं लोकसभा में। आपको बता दें कि आज की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। Speaker and also minister concerned, so that the minister may not be able to make an investigation into the matter. So I urge sir, तो इसके ऊपर and as per the rule 369, a paper or document laid on the table shall be duly authenticated by member. A paper and document at that table should be considered in public. तो ये दोनों देखते हुए मुझे लगता है सर, हमने प्रिविलेज नोटिस भी दिया है, उन्होंने ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है और वो भी कोई एक संबंध भी नहीं है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, इसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए। एक्सपंज करने के बावजूद उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन डालना चाहिए। हमने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, एक्शन लेना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा। आपके विषय पर मैं देख के कार्रवाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 81, एम बदरुद्दीन अजमल। सर जवाब मिल गया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है, अभी बातचीत भी हो गई। तो आसाम में हमारे टी गार्डन्स के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। गवर्नमेंट ने वेजेस जो है 620 रुपया करके किया है। टी गार्डन के मालिक लोग 220 रुपया आज के जमाने में दे रहे हैं, जो एक आदमी का खर्चा किसी तरीके से पूरा नहीं हो सकता। उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम नहीं है, सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है, घर रहने के लिए नहीं, झोपड़पट्टी के वो किस तरीके से रह रहे हैं सर, वो एक इंसान की सूरत में नहीं है। तो इसीलिए क्या सरकार, क्योंकि लोग जवाब दे देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कह दिया तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसलिए मेरा कहना है, क्या इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करेगी और उनका हक दिलाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, भारत के 15 राज्यों में चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है।
जहां तक आसाम की बात है, हमारा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रोविजंस के तहत वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि चाय का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से, और इसके लिए हम अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से निरंतर राज्य सरकारों में चाय बागानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जो विषय वेजेस को लेकर आपने उठाया उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जहां तक वेजेस का, ग्रेचुइटी का, पीएफ का या जितने भी दूसरे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं उनकी अदायगी का प्रश्न है, ये राज्य सरकारें देखती हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम मैंने सुविधाएं बताई उसे भी देखना राज्य सरकारों का काम होता है। यदि आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, लेकिन निश्चित रूप से आपने प्रश्न उठाया है तो राज्य सरकार से इस विषय में हम बातचीत करके ये कोशिश जरूर करेंगे कि इसका हल निकले। ऑनरेबल मेंबर, मुझे उम्मीद है कि जैसे सबके अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के आने के बाद अच्छे दिन आने वाले थे, इन विचारों का भी कोई अच्छा दिन आ जाएगा। सर इसका जो है खासकर पीयूष गोयल जी इसका ख्याल रखें, मोदी जी से इस मामले में बात करें कि वो ध्यान दें। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर है उसके नाम से, इसलिए ये मेरी दरखास्त है या आपसे डायरेक्ट दरखास्त है कि मोदी जी से बात करके उनके गरीबों के भी अच्छे दिन आ जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है सर, सप्लीमेंट्री में आपने ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा है जी? ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा आपने? नहीं, प्रश्न ये डिबेट थोड़ी दूसरा ये है कि इनको जी स्टेट के मालिक लोग 12% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके चाय मालिक लोगों को, और मगर रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में कई सौ टी स्टेट के मालिक वर्कर्स का पीएफ अमाउंट और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस मामले में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करके स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करे या दिल्ली गवर्नमेंट को दे? कम से कम ये तो उनका हक बनता है। इसके लिए मेरी खुसूसी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में भी दखल दें। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर प्रश्न और उनके जवाब दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब देंगे और इस पर चर्चा की जाएगी। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं, मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज मेयर चुनाव को लेकर होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने याचिका दाखिल की थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। याचिका पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी, फैसला आ सकता है इस पर। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आपको बता दें कि लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट पर आज सुनवाई हो सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि दिसंबर में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त सियासी संग्राम चल रहा है। निगम में सत्ता की होड़ पाने के लिए राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इसी राजनीतिक उठक के कारण सोमवार को मेयर चुनाव नहीं हो सका। विशेष बात यह है कि इस बार आम आदमी के जो पार्षद थे वो सदन में शांति से, हंगामे से दूरी बनाते रहे वहीं, लेकिन भाजपा पारदर्शी ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके चलते पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा को अगली तारीख तक सदन स्थगित करना है। दरअसल बैठक में जो महापौर और उप महापौर स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने की घोषणा पर आपकी तरफ से कहा गया कि निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेयर चुनाव पहले मेयर चुनाव होता है, इसके बाद नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर के स्थायी समिति के अध्यक्षों का चुनाव होने के आता है। लेकिन पीठासीन अधिकारी आम आदमी की बात नहीं मानी,
ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने मौखिक तौर पर विशेष आपत्ति दर्ज कराई और पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत सदस्यों को वोट का अधिकार दिए बिना आम पार्षदों को गलत बताया। इसको लेकर आम आदमी पार्षद ने एक जो 135 पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी को एक हस्ताक्षर करके पत्र सौंपा, जिसके बाद सारा हंगामा जो सदन था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि जो मनोनीत पार्षद है जिनके वोट पहले डलवाने को लेकर ये सारा हंगामा हुआ। अब जिसमें आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई, क्योंकि उन्होंने कहा निगम एक्ट के अनुसार जो पहले जो निर्वाचित पार्षद है उनका वोट डालने का अधिकार है, इसके बाद मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन भाजपा जो है कहीं ना कहीं अपनी गुंडागर्दी और अपने जो पीठासीन अधिकारी है वो इन पार्षदों का वोट डलवाकर अपना मेयर खुद चुनवा चाहते हैं, जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब ये निगम का जो चुनाव है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की अपील करेंगे कोर्ट द्वारा, तभी ये चुनाव संभव होगा। क्योंकि उनको बीजेपी पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं कि बीजेपी किसी भी तरह सत्ता के लालच पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए अपने किसी जो हमारे पार्षद को खरीद सकती है, जिसको लेकर अब ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही चुनाव कराया जाए। जी बिल्कुल। कब तक इस पर फैसला आ सकता है? जी देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला है कि क्या कब तक इस पर चुनाव कराने की सहमति जताई जाती है। क्योंकि इसे बताना चाहूंगा कि 15 फरवरी से पहले जो इसमें जो मेयर है वो मेयर मिलना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं जो निगम पार्षद है उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। और ऐसे में जब अगर निगम को कोई मेयर नहीं मिलेगा तो उसके बाद जो निगम पार्षद है उनकी जो सीट है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि चुनावों को दोबारा कराया भी जा सकता है। इसमें उनकी सदस्यता रद्द किया जाता है अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक जुबानी जंग जो है वो छिड़ी हुई है, और हमने देखा था कि किस तरीके से सदन के अंदर भी किस तरीके से हंगामा देखने को मिला था और हाथापाई भी हुई थी, और उसके बाद इस तरीके का रवैया देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को इस पर भी संज्ञान लेना होगा कि जो डिग्निटी होती है उसे कहीं ना कहीं लोगों को मेंटेन करने की जरूरत है। जी देखिए, लगातार 3 बार सदन के अंदर जो हंगामा चढ़ता रहा, गुंडागर्दी रही चलती, भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती रही। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह एक लोकतंत्र पर इस तरह एक सदन के अंदर इस तरह की जो गुंडागर्दी कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर एक हमला है और बहुत ही शर्मनाक की हरकत थी। क्योंकि एक चुनिंदा सरकार जो चुनकर लोगों ने उसको आम आदमी पार्टी के 135 पार्षद पूरे बहुमत के साथ भेजा, फिर भी बीजेपी उनको बीच में उनको मेयर ना बनाने की स्थिति के अंदर कई तरह के षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली नगर निगम का अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में हो जाना चाहिए था। हालांकि नगर निकाय चुनाव हुए 2 महीने का समय बीत चुका है, अब तक शहर को नया महापौर नहीं मिला है। ऐसे में जब मई 2022 के अंदर जो एक्ट था उसके अंदर संशोधन कर जो 27 सदी के सदस्य जो एल्डरमैन थे वो पहले वोट दे सकते हैं, इसी बात को लेकर बहस चल रही है। क्योंकि अगर आम आदमी बीजेपी अपने जो एल्डरमैन है उनसे वोट डलवा दे सकती है, तो उन्हें विधायकों द्वारा वोट डलवा के अपना मेयर बना सकती है। कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से अपना महापौर चुनकर आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने से रोक सकती है, जिसको लेकर सारी कार्रवाई चल रही है और बीजेपी और इनके बीच झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुलदीप। और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, अब से थोड़ी देर में इस पर फैसला भी आ जाएगा। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त द्वंद्व जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर लोग अपनी मर्यादाओं को भूलते भी नजर आए, जमकर हंगामा जो है सदन के अंदर किया गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बुलंदशहर दौरा है आज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आज बुलंदशहर आएंगे। एनसीपी के महासचिव की बेटी के विवाह समारोह में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नूरशहर के पूर्व प्रत्याशी के शर्मा की बेटी की शादी आज। पुलिस लाइन में 12:30 बजे उतरेगा हेलीकॉप्टर। कार से विवाह स्थल पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बुलंदशहर दौरा आज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आज बुलंदशहर आएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शरद पवार भी आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। के शर्मा की बेटी की शादी में शामिल होंगे अखिलेश यादव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी अखिलेश यादव और शरद पवार के दौरे को लेकर?
जी देखिए, बिल्कुल यसी मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में सपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करीब 12:30 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, जो उनका पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरने की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी गई है, तो उसी को लेकर ग्राम दरियापुर पे जो जीटी रोड पे बना हुआ है उस पे वहां हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा। उसके बाद में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद में कार द्वारा वो भूड़ चौराहे पर जो मैरिज होम बना हुआ है उसमें आएंगे, और वो एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार वो भी वहां पहुंचेंगे, और जो अनूपसर विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी के शर्मा थे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे पूर्व में, तो उनकी बेटी की शादी में शिरकत करने आ रहे हैं। और उसको लेकर अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। और अगर देखिए बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से पुलिस लाइन में उतरने की अनुमति नहीं दी गई है प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बुलंदशहर आए। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा उनको पुलिस लाइन की जगह दूसरी जगह अनुमति दी गई है, जो दरियापुर ग्राम है वहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, और 12:25 पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, और वो 2 बजे तक जनपद बुलंदशहर में रहेंगे। और अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। देखिए, अगर मीडिया की बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसा इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है जिससे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा मीडिया से बात करेंगे। जो जिला अध्यक्ष समाजवादी के राहुल यादव, उन्होंने जानकारी दी है कि अभी तक जो कार्यक्रम है सिर्फ उनका शादी समारोह का कार्यक्रम है, किसी पत्रकारों से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो आने के बाद में किस तरह का जो वहाँ माहौल है, क्या पत्रकारों से रूबरू होंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री या नहीं होंगे, ये तो अब आने के बाद भी पता पड़ेगी। लेकिन अभी तक की बात करें तो उनका इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ उनका जो कार्यक्रम है वो सिर्फ शादी में समारोह में सम्मिलित होना है। और जो एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उनका भी जो कार्यक्रम है वो भी शादी में सम्मिलित होना है। अभी किसी तरह का कोई भी अनौपचारिक और औपचारिक कोई भी किसी नेता के द्वारा कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है जो मीडिया से रूबरू हो या किसी पदाधिकारी के साथ कोई इस तरह का कहीं भी कोई उनका आने का या कोई मीटिंग का कोई इस तरह का दौरा नहीं है। जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन क्यों नहीं दी गई, इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कोई बात कही गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है और तो उन्होंने कहा है कि किसी कारणवश वहाँ के जो पुलिस लाइन है वहाँ कोई कुछ काम कराया जा रहा है जिसके काम करने की वजह से वहाँ अनुमति नहीं दी गई है। तो एंड टाइम पे जो वहाँ जो बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर का जो समय नजदीक आ रहा था, उसको लेकर प्रशासन के द्वारा सिर्फ रात के करीब 12 बजे वहाँ मना किया गया है कि पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर के नहीं उतरा जाएगा, क्योंकि वहाँ कार्य चल रहा है और कार्य की वजह से उन्होंने दूसरी जगह उतरने के लिए अनुमति दी है। तो जनपद बुलंदशहर में जो जीटी रोड है उस पर एक ग्राम दरियापुर है, दरियापुर में वहाँ काफी फील्ड बना हुआ है, तो वहाँ उतरने की उन्होंने प्रशासन हेलीकॉप्टर को अनुमति दी है, लेकिन पुलिस लाइन में अनुमति नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी के कार्यकर्ताओं में उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तेजना तो है, लेकिन उनका कहना यह है कि उत्तेजना की अधिकारी है उनके इस तरह की कोई समस्या नहीं है, उनके पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी जनपद बुलंदशहर में नहीं है। लेकिन जो पुलिस लाइन में कुछ कार्य की वजह से वहाँ हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। और अगर प्रशासन की बात की जाए और पुलिस प्रशासन की बात की तो काफी तादाद में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस लगी हुई है, और जहाँ मैरिज होम है वहाँ भी काफी पुलिस लगाई गई है, और जो हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड बना गया है तो वहाँ भी काफी संख्या तादाद पुलिस लगाई गई है। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आज बुलंदशहर जाएंगे, क्योंकि शर्मा की बेटी के विवाह समारोह में होंगे शामिल। अखिलेश यादव भी यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उनके हेलीकॉप्टर को फिलहाल पुलिस लाइन में उतरने की अनुमति नहीं मिली है किसी कारणवश, और उसके बाद अब वो दूसरी जगह चिन्हित किया गया है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। और करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें कि नई अनाज मंडी और एग्रो मॉल का सीएम आज उद्घाटन निरीक्षण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों का लेंगे जायजा। 12 बजे विधायकों के साथ सूरजकुंड में लंच का भी कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह की रैली का जायजा लेने के लिए पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों का लेंगे जायजा। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह की रैली का यहां पर उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर का करनाल दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर। और चंडीगढ़ से खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। आपको बता दें कि अमित शाह 14 फरवरी को पहुंचेंगे करनाल। मधुबन पुलिस परिसर में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। अमित शाह 14 फरवरी को पहुंचेंगे करनाल और करनाल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं मनोहर लाल खट्टर। तैयारियों का लेंगे जायजा। 2024 में होने वाले चुनाव की समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि 2024 में हरियाणा में चुनाव होंगे, इसको लेकर यहां पर समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम मनोहर लाल खट्टर उनके दौरे को लेकर समीक्षा करने पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, आज करनाल भी पहुंचे हुए हैं तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बिल्कुल, आज मनोहर लाल खट्टर जो है सबसे पहले तो फरीदाबाद के दौरे पे जाएंगे। फरीदाबाद में वहाँ विधायकों को आज लंच कराएंगे 12 बजे राजसन जो होटल है, उसके बाद जो है फरीदाबाद के बाद सीधे करनाल के दौरे पर होंगे, क्योंकि करनाल में 14 फरवरी को जो है अमित शाह गृह मंत्री की रैली है। इसका जायजा लेंगे, साथ में अनिल विज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या क्या तैयारियां हैं और क्या किस तरह के जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे तैयारियां किस तरह की नहीं है, क्योंकि इससे पहले खराब मौसम की वजह से 29 जनवरी को जो है गृह मंत्री का जो है दौरा था टल गया था। परंतु इस बार जो है गृह मंत्री खुद आएंगे और शायद हो सकता है 2024 के इलेक्शन की तैयारी को लेकर भी रैली के अंदर संबोधन हो सकता है। जी बिल्कुल विनोद जी, कब तक आएंगे, क्या टाइमिंग्स है उनके आने की, और ये जो कार्यक्रम है ये किस तरीके का कार्यक्रम है? 14 फरवरी को है। 14 फरवरी को जो है गृह मंत्री का दौरा है। गृह मंत्री रैली को संबोधित करेंगे करनाल के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, और इसमें सभी राज्य के जो है जितने भी चाहे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग हैं, बीजेपी के मंत्रीगण हैं, विधायक भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि बहुत अहम माना जा रहा है अपने आप में जो दौरा है अनिल विज का गृह मंत्री अमित शाह का। 24 की तैयारी को लेकर विधान लोकसभा की तैयारी को लेकर इसमें सब कुछ तैयारी को लेकर जायजा लिया जाएगा, लोगों से राय ली जाएंगी। जी विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, दरोगा पर महिला को छत से धक्का देने का आरोप। बरेली से खबर, मामले में कोर्ट और डीजीपी लगा चुके हैं फटकार। फटकार से बौखलाई पुलिस ने दी दबिश। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दरोगा पर एक महिला को छत से फेंकने का आरोप। पीड़िता के घर पर फतेहगंज पूर्वी थाने की दबिश। मामले पर दरोगा पर महिला को छत से धक्का देने का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए यशी, बरेली पुलिस पर ये एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं और देखिए कोर्ट की तरफ से जिसमें गैर जमानती वारंट हो चुके थे उस पर अब पुलिस नाकामयाब साबित हो रही थी, तो पुलिस ने जो प्रार्थनी है उसी के घर पर आरोप लगा है। देखिए पूरा मामला बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र का है। वहां पर रहने वाली एक नन्ही नाम की युवती ने उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उसने पति के साथ उसका कई प्रकार के कलेश चल रहे थे, दहेज उत्पीड़न की बातें सामने आ रही थी। तो कोर्ट में ये पूरा न्यायालय में मामला विचाराधीन है और उसके बावजूद गैर जमानती वारंट करीब 4 बार बरेली पुलिस के लिए जारी करा दिया गया है कि इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बरेली पुलिस एनबीडब्ल्यू होने के बावजूद उस आरोपी को पेश नहीं कर पाई और साफ तौर पर से जो पीड़िता है उसने डीजीपी यूपी से शिकायत की। और उसके बाद जब बरेली पुलिस की इस मामले में फटकार लगी तो जो दरोगा है सौरभ कुमार, वो कहीं ना कहीं इस चीज से बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। और साफ तौर पर से परसों रात की बात करें, करीब 1:30 से 2 बजे का समय था। उस बीच उन्होंने पीड़िता के घर पे ही दबिश दे दी और 3-4 पुलिस वाले घुस करके उसको धमकाने लगे, गाली गलौज करने लगे। इस तरीके के तमाम आरोप दरोगा पर लगे हैं। और उसी बीच महिला का साफ तौर पर से आरोप ये भी है कि धक्का देख करके उसको छत से नीचे फेंका गया, जिसमें उसकी 2 टांगों टूट गई हैं और उसका फ्रैक्चर हुआ है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एसपीआरए बरेली राजकुमार अग्रवाल की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर से कहा है महिला के जो आरोप है वो निराधार है। महिला खुद छत पर से कूदी है और पुलिस को उसने घेरते हुए तमाम झूठे आरोप लगाए हैं। फिलहाल ऐसी वारदात हुई है जो कि पुलिस पर आरोप लग गए, लेकिन पुलिस अपनी अभी भी सफाई दे रही है। फिलहाल ये साबित हो चुका है एनबीडब्ल्यू वारंट 4 बार जारी होने के बावजूद भी आखिर क्या वजह थी जो आरोपी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया, क्या वजह थी, किस तरीके की जो आरोपी के साथ पुलिस की सांठगांठ थी जिस वजह से वो अभी तक न्यायालय में पेश नहीं हुआ। यशी, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम मामले की बात करें तो इस पर जांच पड़ताल कौन कर रहा है, किस तरीके से जांच होगी, क्योंकि पुलिस खुद ही कटघरे में। देखिए यशी, बिल्कुल पुलिस अब कटघरे में इसलिए है क्योंकि आरोप लग चुके हैं। हालांकि इसकी जो जांच 498 जो कि धाराएं हमने जिस तरीके से देखी एप्लीकेशन में, धारा 498, 376 और 323, 504 तरीके की तमाम धाराएं लगी हुई हैं आरोपी पर। लेकिन साफ तौर पर से जो एसपी देहात है राजकुमार अग्रवाल, जब ये वारदात सामने हुई, महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जब ये वारदात सामने उजागर हुई, मीडिया के सामने आई है, तो एसपीआरए ने साफ सफाई देते हुए कहा है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं अब महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहने लगा है और पत्नी उसको खुद बचा रही है और पुलिस को घेरे में खड़ा कर रही है। तो एसपीआरए का भी ये जो बयान आया है ये खुद अपने आप में एक चिंताजनक बयान है कि आखिर पहले तो कहते हैं कि एनबीडब्ल्यू जारी हो गया, उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि महिला के साथ रह रही है। तो उनके जो बयान है वो खुद एक शर्मनाक बयान है। फिलहाल अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से फटकार लग चुकी है बरेली पुलिस की। अब देखना होगा बरेली पुलिस महिला के जो साथ अत्याचार हुआ है वो उस तरीकों को कैसे सफाई पेश करती है या फिर महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार होते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा। शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि दरोगा पर महिला को छत से फेंकने का आरोप लगा है। महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। इस पूरे मामले पर पुलिस के अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बांदा से खबर, जहां पर अनशन पर बैठा पीड़ित दिव्यांग। आपको बता दें कि नरैनी विधायक के तथाकथित प्रतिनिधि से पीड़ित है दिव्यांग।
गाली गलौज से पीड़ित परेशान, बैठा अनशन पर। अशोक लाट स्तंभ के नीचे परिवार सहित अनशन पर बैठा। न्याय न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा। विधायिका ओम मणि के रसूख के चलते नहीं मिल रहा है न्याय। विधायिका के गुर्गों ने मारपीट कर लिखवाया फर्जी मुकदमा। नारायणी थाना अंतर्गत जवाहर नगर मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दिव्यांग जो है धरने पर बैठा हुआ है। आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय की लगा रहा गुहार। पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा न्याय। बैठा हुआ है। आइए बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। धरना प्रदर्शन। परिवार न्याय की गुहार लगातार लगा रहा है और बता दें कि विधायिका के रसूख के चलते परिवार को नहीं मिल रहा है न्याय और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है परिवार। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। विधायिका के गुर्गों ने मारपीट कर लिखवाया फर्जी मुकदमा। अनशन पर बैठा परिवार। विधायिका के रसूख के चलते परिवार को नहीं मिल पा रहा है न्याय। अनशन पर बैठा पीड़ित दिव्यांग। परिवार सहित अनशन पर बैठा है पीड़ित परिवार। न्याय की लगातार लगाई जा रही गुहार। पीड़ित की नहीं हो रही है कोई भी सुनवाई। लखनऊ से खबर, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स में आईटीआई को अपग्रेड करने की पहल की जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। टाटा 150 आईटीआई करेगा अपग्रेड। पहले चरण में 4 आईटीआई में लगेंगे सैटेलाइट सेटअप। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए टाटा 150 आईटीआई को अपग्रेड करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स में आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा अपग्रेड। टाटा 150 आईटीआई करेगा अपग्रेड। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इन्वेस्टर समिट पर ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। पहले चरण में 4 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से खबर, 3 महीने से गायब आईएएस अभिषेक सिंह निलंबित। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक सिंह, जल्दी दिया जाएगा आरोप पत्र। बिना लिखित अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक सिंह,
बिना लिखित अनुमति मुख्यालय छोड़ने का आरोप। तीन महीने से गायब आईएएस को निलंबित किया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर ग्लोबल समिट स्पेशल अबे सुरक्षा का खाका तैयार। 22 आईपीएस अधिकारी, 60 एएसपी, 140 डीएसपी को लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। ग्लोबल समिट स्पेशल अबे सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां कर ली गई है। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बोर्ड परीक्षा के लिए 16 जिले अति संवेदनशील है। बोर्ड ने अति संवेदनशील के तौर पर उन्हें चिन्हित कर लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने सभी 16 जिलों के कमिश्नर, डीएम, एसएसपी को पत्र लिखा। क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिव, डीआईओएस को भेजा पत्र। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर प्रदेश भर में आम पार्टी का पैदल मार्च। आज पैदल मार्च निकालते हुए प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। अदानी समूह की जांच की मांग को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। चंडीगढ़ से खबर, प्रदेश भर में आप पार्टी का पैदल मार्च आज। जिले के डीसी को सौंपेगी ज्ञापन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले के डीसी को सौंपेगी ज्ञापन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अडानी समूह को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जिले के डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी का पैदल मार्च? जी बिल्कुल, प्रदेश भर के अंदर क्या आज जो है आम आदमी पार्टी अडानी ग्रुप के लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करने जा रही है। खासकर हर जिले के अंदर ज्ञापन सौंपेंगे अडानी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का। जी बिल्कुल, कब तक ये पैदल मार्च चलता रहेगा? आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ बीजेपी का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी जो हर जिले के अंदर अलग अलग टाइमिंग है, किसी कोई 11 बजे है, कोई 12 बजे है। और आज अगर पंचकुला की बात करें, पंचकुला के अंदर फ्री जोन आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर संयोजक है योगेश्वर शर्मा, उनका कहना था कि अडानी ग्रुप जिस तरह से देश के अंदर अपना राज चला रही है, हर चीज को अपने खाते में ले रही है और गलत ढंग से जो है बीजेपी भी जो उनके सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के हित में नुकसान हो रहा है। तो ये इसको लेकर सभी पूरे प्रदेश के हर जिले के अंदर डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है आम आदमी पार्टी का जो है वो एक एजेंडा हो चुका है, सिर्फ विरोध करना, सपोर्ट नहीं, वो विरोध करना ही जानती। तो इसलिए बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी को अपना प्रदर्शन करे जाए, सभी का अधिकार है, परंतु बीजेपी जो है सरकार जो सही अपना आईने में देश के हित में काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विनोद जी। और अडानी समूह की जांच की मांग को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। लखनऊ से खबर, ग्लोबल समिट स्पेशल अबे सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया गया है। 22 आईपीएस अधिकारी, 60 एएसपी, 140 डीएसपी को लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर खाका तैयार किया गया। ग्लोबल समिट स्पेशल अबे सुरक्षा का खाका तैयार। चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की तैनाती, पुलिस की नजर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाका हुआ तैयार। चप्पे चप्पे पर पुलिस की होगी नजर। ग्लोबल समिट स्पेशल अबे सुरक्षा का खाका हुआ तैयार।
22 IPS अधिकारी, 60 ASP, 104 DSP को लगाया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर रखेगी नजर। ग्लोबल समिट स्पेशल अबे सुरक्षा का खाका हुआ तैयार। ग्लोबल समिट स्पेशल अबे सुरक्षा का खाका पुलिस द्वारा किया गया तैयार। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, उसके बाद फिर G20 सम्मेलन होने की तैयारी की गई है। इसको लेकर के लगभग 8 दिनों तक जो राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल दी गई है। इसमें खासतौर से G20 जो सम्मेलन है उसको लेकर और इन्वेस्टर समिट को लेकर के 5 रूटों पर सुबह लगभग 7 बजे से 3 बजे तक डाइवर्जन रहेगा। इसमें शहीद पथ और हजरतगंज से अहिमा मऊ, जो सुल्तानपुर रोड होते हुए रास्ता जाता है अर्जुनगंज से अहिमा मऊ, वो पूरी तरह से बाधित रहेगा। गोल्फ क्लब से शहीद पथ का जो भी रास्ता है उसको प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि गोल्फ क्लब चौराहे से और 1090 जो शहीद पथ होते हुए घुसड़िया होते हुए और 1090 आता है, और 1090 से लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ये मुख्य रूट है जिस पर इन्वेस्टर समिट को लेकर के काफी हलचल रहेगी। आला अधिकारी, निवेशक इस रूट से जाएंगे आएंगे। इसके लिए इन पर सामान्य वाहन जो है वो प्रतिबंधित किए गए हैं। आम जनता इस रूटों पर बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाएगी, बहुत ही इमरजेंसी कोई होगी तभी उनको इन रूटों पर जाने की अनुमति मिलेगी। और भारी वाहनों का पूरी तरह से प्रवेश जो है राजधानी में प्रतिबंधित किया गया है। कोई हैवी व्हीकल या लोडेड ट्रक इस समय राजधानी में नहीं आएगा। लगभग 1 हफ्ते तक ये पूरी तरह से व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया राजधानी में। और जो खास तौर से जो आयोजन किया जा रहा है वो शहीद पथ से अहिमा मऊ का जो रास्ता है उस पर रूट डायवर्जन 8 दिनों तक जारी रहेगा और आम आदमी इस पर जाने में उसको दिक्कत होगी, इसलिए पूरी तरह से रूट डायवर्जन किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बने रहिए हमारे साथ। आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे और बता दें आपको कि रूट डाइवर्जन किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, 3 महीने से गायब IAS अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। - 2011 के बैच IAS ऑफिसर हैं, जल्द ही दिया जाएगा आरोप पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिना लिखित अनुमति गायब होने के लिए आरोप पत्र जारी। 3 महीने से गायब है IAS। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को किया गया है निलंबित। देखिए, आपको बता दें IAS अभिषेक सिंह 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं, लेकिन ये बेहद विवादित अधिकारी रहे हैं। इनके ऊपर तमाम कई बार पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं। 2015 की बात करें तो अभिषेक सिंह को 3 साल के लिए दिल्ली सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए भेजा गया था। उसके बाद 2018 में ये प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद 2 वर्ष का इनका कार्यकाल और बढ़ाया गया था, लेकिन तब ये मेडिकल लीव पर चले गए थे। और उसके बाद 2020 में मार्च में इनको अपने यूपी कैडर में वापस भेजा गया और लगभग 30 जून 2022 तक उन्होंने कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दी। लगभग 2 साल तक उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं दी। इसके बाद सरकार ने उनको गुजरात चुनाव में इनको लगाया था, इनकी ड्यूटी लगाई थी। वहां पर इन्होंने एक विवादित फोटोग्राफ खींच करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया था। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने उनके आचरण पर टिप्पणी की थी और उन्हें 18 नवंबर 2022 को जो है प्रेक्षक की ड्यूटी से हटा दिया गया था। और इसके बाद जो है इनको दोषी पाते हुए जो सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्त और कार्मिक हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया है और उन्हें संबद्ध कर दिया गया है राजस्व विभाग से। अब बिना अनुमति के ये राजधानी छोड़ करके, विभाग छोड़ करके कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर के अब निलंबन की कार्रवाई जारी कर दी गई है और अब जल्द ही इनके ऊपर आरोप पत्र भी जारी हो जाएगा। उसके बाद इनके ऊपर गाज गिरना तय मानी जा रही है। और 2011 से जो इनकी ज्वाइनिंग के बाद से अभिषेक सिंह का आचरण है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, तमाम जानकारी देने के लिए। जल्द ही दिया जाएगा आरोप पत्र।
और सीधे आपको ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। को सुनना और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहां पर जो सदन में मैं देखता हूं, सदन के बाहर भी मैं देखता हूं कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूं हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह। कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षा क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी प्लीज, सर आई कैन इन्फॉर्म मिस्टर जयराम रमेश, LOP doesn't need your support. No leader of opposition knows how to handle his affairs. Every time you get up, whether it is Digvijay Singh or someone else, that is not appropriate. Every member in the house stands on his own leg. One second, please. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. सर, मैं दुख के साथ कहता हूं मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम खून लगाते हैं उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं माला तो उसी को मालूम होता है। जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम होती है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वो भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग
उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे हैं? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. मैं छोड़ो, No, मैं it छोड़ो। doesn't suit your stature. अरे उधर, Frankly speaking, अरे there are certain positions. There are certain positions on which we have to have great regard. It was in this house, on 8th December I said, when leader of the house will speak, leader of the opposition will speak, and the two former prime ministers will speak, I will look to the rule book later. Why? These positions have august stand. I said so. Similarly, we cannot treat institutions with that kind of observation. You are a very senior member, sir. If anyone in the house, one second, if anyone in the house was to use an expression for LOP, I would come to the rescue of LOP. It's an elevated constitutional position. At least I expected from you, Mallikarjun ji, that you will raise the level of a debate and not use those juicy expressions. They are not good. They are not appropriate. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat, Mr. Venugopal. Take your seat. Take your seat. Mr. Venugopal, take your seat. One second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. No, I am on the chair. No, please take your seat. Honorable members, take your seat. No, I will not allow debate to go to that level. No, please, sorry. I would urge the LOP to control its members. I would urge you. Mr. Digvijay Singh, you are such a senior member. When I am on my feet, it is elementary. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. Take your, Mr. Venugopal, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, when the LOP made reference to Ambedkar ji, you made reference to what was said in the Constituent Assembly. Am I right? Yes. Rightly. Yes. I remind you of the same observations, that it is bound and duty of every member of this house ये मालूम है to enhance decorum. Please sit down. Sit down. Take your seat. No. The chair cannot allow. It is for the LOP to take a call to what level he wants to raise his debate. If LOP comes to that level, yes, Mr. Mallikarjun, please take your seat. देखिए साहब, मुझे Please take your seat. देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब। सर मैं नहीं हो रहा वाले नहीं हैं। नहीं मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, 1 second. For every wrong practice, 1 second, Mr. Jairam Ramesh, 1 second. Honorable members, time has come for us कि
हर गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियल व्यू में देखते हैं। वी विल नॉट, प्लीज बेयर दैट माइंड। मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन। सर, अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूं, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं कहीं गलती है आप एक्सपेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है जो शब्द इसमें यहाँ पर प्लीज डोंट ब्रेक हिज फ्लो, डोंट ब्रेक हिज फ्लो। Garrett, take your seat, 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 take your seat। एक साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था, मैं बहुत सी बातें करता था लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे। यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ, नीचे 9 साल था वहां पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था। वो एज गुड एज मैं ही चलाता था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे, तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे, आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। नो, टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, all throughout, 1 second, all throughout I have shown highest respect to the leader of the opposition, and this house is witness to a spectacle. When I invited the honorable leader of the house to my chamber, he said, I don't want to quote, leader of the opposition. Number 2, yesterday was a sad day. Digvijay Singh ji was speaking. He used an expression for the president. I did not make an issue of it. I immediately cautioned him. He withdrew immediately. What he said was, what has the president done? और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।